नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आप सभी को आज होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सबने जमकर होली खेली होगी, खूब रंग गुलाल उड़े होंगे, बच्चों ने पिचकारी से धूम मचाई होगी, गुब्बारे फोड़े होंगे, डीजे पे डांस वांस हुआ होगा। लेकिन किसी की नजर ना लगे बॉस, यकीन मानिए ये हमारा भारत है जो आज की डेट में सबसे सुरक्षित है। नहीं तो आप देखिए पूरी दुनिया में क्या हो रखा है। पूरी दुनिया धुआं धुआं हो रखी है। हम यहां रंगों की होली खेल रहे हैं, लेकिन इसी दुनिया में खून की होली खेली जा रही है। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है वो भयानक होता चला जा रहा है। एक दूसरे का वजूद ही खत्म कर देने की जैसे कसम खा ली है। ऐसी भयानक जंग कहां जाकर रुकेगी, ये तो ट्रंप भी नहीं बता पा रहे जिन्होंने ये सब शुरू किया, और ना ही ईरान बता पा रहा है कि वो मरकर भी किस किस को डुबा कर जाएगा। युद्ध में अभी तक जो आपने देखा वो तो सिर्फ ट्रेलर बताया जा रहा है, क्योंकि सारी लड़ाई ईरान के एटमी बम को लेकर है। अगर ये एटम बम युद्ध के मैदान में आ गया तो फिर दुनिया का क्या होगा, ये सब सोचकर ही सब कांप जाते हैं। कैसे 5 दिन के युद्ध में अब सबसे बड़े खतरे का सायरन बज चुका है, देखिए जरा। तीसरे विश्व युद्ध की आहट के साथ पूरी दुनिया परमाणु बम के खौफ में है। मिडिल ईस्ट में इसी परमाणु बम की वजह से तबाही मची हुई है। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के बीच इसी परमाणु बम की वजह से भीषण जंग चल रही है। ईरान को लेकर अमेरिका के इरादे खौफनाक हैं। Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives, but America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization. They have waged war against civilization itself. An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be a dire threat to every American. We cannot allow a nation that raises terrorist armies to possess such weapons. बम धमाकों की ये गूंज अब कहां जाकर और कब जाकर थमेगी, ये दुनिया को नहीं मालूम। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, और इन हमलों के जवाब में ईरान भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। पूरा मिडिल ईस्ट बारूद की गंध से सराबोर है। आसमान में चारों तरफ धुएं का गुबार है, तो जमीन पर बड़ी बड़ी इमारतें खंडहर बनी पड़ी हैं। कई इंसानी जिंदगियां खत्म हो गई और कई मौत के मुहाने पर खड़ी हैं। खामेनेई को खोकर ईरान खूनी रथ पर सवार है। उसे नहीं मालूम कि उसका हश्र क्या होगा, लेकिन इस जंग को बदले की आग में झोंकने का इरादा ईरान ने कर लिया है और कह दिया है कि वो ना तो इस युद्ध को रोकेगा और ना ही पीछे हटेगा। खाड़ी के देशों में इस वक्त सिर्फ वॉर सायरन बज रहे हैं। आसमान में हर तरफ आग उगलते ड्रोन मंडरा रहे हैं। क्रूज मिसाइलें और B-2 बॉम्बर्स के साथ जंगी जेट ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं।
आलम यह है कि ईरान अमेरिका और इजराइल के किसी भी साथी देश को बख्शने के मूड में नहीं है। खाड़ी में मौजूद अमेरिका के एयरबेस और मिलिट्री बेस ईरान के कहर का शिकार हो रहे हैं। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन चौतरफा अग्नि वर्षा कर रही हैं। कुवैत में अमेरिका के अली अल सालेम पर ईरान ने हमला किया। सऊदी अरब के रियाद में अमीर सुल्तान एयरबेस पर अटैक किया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिका के जुफैर बेस पर हमला किया। साइप्रस में ईरान ने ब्रिटिश एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया। इराक में इरबिल बेस पर ईरान का ड्रोन अटैक हुआ। कतर के अल उदैद बेस को भी निशाना बनाया गया। जॉर्डन के मुवफ्फक अल साल्टी एयरबेस को निशाने पर लिया गया और यूएई के अल धफरा एयरबेस पर भी ईरान की तरफ से हमला हुआ। खाड़ी देशों में अमेरिका के 19 सैन्य अड्डे हैं। ईरान इन सब को निशाने पर ले चुका है और आगे वो इन्हीं सैन्य अड्डों पर हमले जारी रखेगा। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का एक बयान भी सामने आया जिसमें उसने चेतावनी दी है कि वो अमेरिकी अड्डों और इजराइल पर हमला जारी रखे। बुरी तरह बौखला गया है ईरान। बौखलाहट उसके लिहाज से लाजमी भी है क्योंकि उसने इस जंग में अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई को खोया है। ईरान में खामनेई की मौत को शहादत बताया गया। ईरान के धार्मिक कॉन्सेप्ट में शहादत का बहुत गहरा मतलब होता है। शिया मुसलमानों में शहादत का यह कॉन्सेप्ट करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन की शहादत से होते हुए आज की डेट में खामनेई की मौत तक से जोड़ा जा रहा है। जब भी इस तरह से कोई हत्या होती है तो उसे शिया मुसलमानों में आशूरी की कहानी से जोड़कर देखा जाता है। बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या दुनिया के सामने बारूद के हमलों के आगे की तस्वीर भी आने वाली है? क्या तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल लेता यह संघर्ष दुनिया को परमाणु हमलों की कगार पर लाकर खड़ा करने वाला है? क्योंकि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले इस युद्ध की जड़ में न्यूक्लियर पावर ही सबसे बड़ी वजह है। ईरान पर हमले के तुरंत बाद ट्रंप ने अपने बयान में यही कहा था कि हम ईरान के क्रूर शासन को खत्म कर देंगे, ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे। A short time ago, the United States military began major combat operations. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again. They can never have a nuclear weapon. ईरान पर ताजा हमलों की तस्वीरों से इतर याद कीजिए पिछले साल जून की तस्वीर। 12 दिनों तक पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयंस के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए थे। ईरान एटम बम बनाने में कई बरसों से जुटा है। इसके लिए यूरेनियम के इनरिचमेंट का प्रोग्राम चल रहा है। इसके बड़े सेंटर ईरान में नतांज, फोर्डो और इस्फहान है, जो अमेरिका और इजराइल के सीधे टारगेट है। अमेरिका इजराइल के हमलों में जमीनी स्ट्रक्चर को भारी नुकसान तो पहुंचा है। दावा यह है कि फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट से लेकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर सब पूरी तरह तबाह हो गए। इजराइल के इस हमले में ईरान की सेना के टॉप कमांडरों का खात्मा हो गया। परमाणु ठिकानों समेत दर्जनों वैज्ञानिकों की हत्या हो गई। कुछ रिएक्टर्स, बैलिस्टिक मिसाइल की साइट्स भी तबाह हुई। 22 जून को यानी युद्ध के 90वें दिन इस जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत 3 परमाणु सेंटर नतांज, फर्दो और इस्फहान पर अमेरिका ने अपनी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग म्यूनिशंस से
अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूज हॉल को निशाना बनाया। फर्दों में तो अमेरिका ने गहराई में दबी यूरेनियम संवर्धन यूनिट को B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से तहस नहस कर दिया। फर्दो ईरान का सबसे गहरा और सुरक्षित ठिकाना था। बंकर बस्टर बम से अमेरिका ने इस ठिकाने को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इस्फहान में टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से अमेरिका ने यूरेनियम कन्वर्जन सुविधा, स्टोरेज टनल एंट्रेंस और तमाम भवनों को निशाना बनाया। यह पहली बार था जब अमेरिका ने किसी देश के परमाणु कार्यक्रम पर सीधा हमला किया था। नौसेना ने टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें गिराई। B-2 बॉम्बर्स ने अमेरिका से सीधे उड़ान भरी और 18 घंटे के मिशन में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर डायरेक्ट अटैक किया गया। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद ट्रंप ने कहा था कि परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह कर दिए गए, लेकिन एक हफ्ते बाद ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रासी ने कहा कि हमलों में गंभीर नुकसान तो हुआ, लेकिन पूरी तरह तबाही नहीं हुई। साथ ही ग्रोसी ने यह संकेत दिए कि परमाणु ठिकानों पर कुछ महीनों के भीतर यूरेनियम एनरिच करने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है। नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी ईरान और खामेनेई के खात्मे की वजह बना। यही वो ठिकाना है जिस पर इजराइल ने हमला करके ईरान की सालों की मेहनत और परमाणु प्लान के सपने पर पानी फेर दिया था। दरअसल साल 2007 के बाद से ही ईरान का यह परमाणु सेंटर खासा चर्चा में रहा। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने अपनी ताजा तिमाही रिपोर्ट में कहा था कि ईरान ने 60% प्योरिटी तक यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है। अगर यह स्तर 90% तक पहुंच गया तो तकनीकी तौर पर इससे परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। यूरेनियम की ये आखिर 90% शुद्धता क्या है जो ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई? जरा इसे समझिए। परमाणु बम बनाने में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, यह हर किसी को मालूम है, लेकिन कौन सा यूरेनियम? दरअसल खदानों से निकलता है यूरेनियम। दुनिया में यूरेनियम का उत्पादन मुख्य रूप से कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होता है। भारत में भी यूरेनियम की खदानें हैं। जो यूरेनियम खदानों से मिलता है उसके 3 प्रकार होते हैं। यूरेनियम 234, यह प्राकृतिक यूरेनियम का लगभग 99.3% होता है और इसका परमाणु बम में इस्तेमाल नहीं होता। यूरेनियम 238, यह प्राकृतिक यूरेनियम का बहुत कम यानी कि 0.01% से भी कम होता है और इसका भी परमाणु बम में इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन तीसरा यानी यूरेनियम 235 प्राकृतिक यूरेनियम का लगभग 0.7% होता है, जिसका परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल होता है। प्राकृतिक यूरेनियम 234 से यूरेनियम 235 को हासिल करने की प्रक्रिया ही संवर्धन कहलाती है। इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल मशीनों का इस्तेमाल होता है। इन मशीनों में यूरेनियम को गैस में बदला जाता है और फिर बड़ी ही तेज गति से घुमाया जाता है। इसमें भारी यूरेनियम 238 किनारे चला जाता है और हल्का यूरेनियम 235 बीच में रह जाता है। यूरेनियम 238 का 90% तक इनरिचमेंट कर लेना और इन्हें सेंट्रीफ्यूगल मशीनों से इकट्ठा करके फिर से परमाणु हथियार की शक्ल देना ही परमाणु तकनीक को हासिल करना है। हालांकि यूरेनियम संवर्धन एक ड्यूअल टेक्नोलॉजी है जिसमें यूरेनियम का इस्तेमाल दोनों बिजली और हथियार दोनों को बनाने में होता है। लेकिन अगर कोई देश 90% यूरेनियम 235 बना ले तो वो परमाणु बम बना लेना है। उसके लिए महज तकनीकी औपचारिकता भर रह जाती है। नतांज और फोर्दो वो जगहें थी जहां ईरान यूरेनियम को संवर्धित करता था, या यूं कहें कि करता है, जबकि इस्फहान वो जगह है जहां से कच्चा माल यानी यूरेनियम 234 सप्लाई होता था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट और IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इसी नतीजे पर थी कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है और न ही उसके पास किसी तरह का परमाणु बम तैयार है। इस युद्ध में बने हालात के बाद 2 मार्च 2026 को IAEA के डायरेक्टर जनरल ने भी
स्पष्ट और साफ तौर पर कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम में हथियार बनाने का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला है। लेकिन ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम का बड़ा भंडार है, यानी तकरीबन 400 से 900 किलो तक। अगर इस संवर्धित यूरेनियम को आगे संवर्धित किया जाता तो ईरान इससे 8 से 10 परमाणु बम बना सकता था। लेकिन हथियार ग्रेड के लिए 90% से ज्यादा का संवर्धित यूरेनियम चाहिए होता है, जो ईरान के पास फिलहाल नहीं है। दावा यही किया गया। लेकिन ईरान पर इसी दावे के साथ इजराइल और अमेरिका ने हमला किया कि ईरान तेहरान के पास परमाणु बम के लिए जरूरी सारा साजो सामान जुटा चुका था और उसके पास न्यूक्लियर हथियार आने वाला था। इसमें कितनी सच्चाई थी ये तो नहीं मालूम, लेकिन ईरान का आरोप है कि यूएस और इजराइल ने उसकी नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया है। इस आरोप की पुष्टि ऐसे की जा सकती है कि ईरान में रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। IAEA ने कहा है कि ईरान में शहर खाली करवाने पड़ सकते हैं, क्योंकि परमाणु और रेडिएशन लीक की खबरों से इनकार नहीं किया जा सकता। IAEA चीफ राफेल ग्रासी ने वियना में बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की स्पेशल मीटिंग में कहा कि इस युद्ध में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। अभी तक ईरान के किसी भी न्यूक्लियर प्लांट या फैसिलिटी, यानी कि बुशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट, तेहरान रिसर्च रिएक्टर या अन्य फ्यूल साइकिल साइट्स को नुकसान पहुंचने की जानकारी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान के अंदर परमाणु खतरे और रेडिएशन के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि IAEA का संपर्क अब ईरान की लोकल अथॉरिटी से नहीं हो पा रहा है और वहां क्या हालात हैं इसकी जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन चेतावनी यही है कि ईरान में रेडिएशन फैला तो पड़ोसी देश भी तबाह हो सकते हैं। लिहाजा मिलिट्री ऑपरेशन में संयम बरतने की जरूरत है। यानी बात सिर्फ बारूद पर आकर नहीं रुक रही। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु खतरे की तरफ तेजी से बढ़ रही है। अगर ईरान के पास आज एटम बम होता तो शायद उस तरह से अमेरिका और इजराइल ईरान पर टूट ना पड़ते जिस तरह से वो ईरान पर अभी टूटे पड़े, क्योंकि एटम बम तो उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के पास है। किम से अमेरिका की दुश्मनी है, लेकिन अमेरिका अब तक उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सिर्फ भारत इकलौता देश है जिसके बगल में पाकिस्तान एटम बम की धमकियां देता रहा, फिर भी भारत ने पाकिस्तान को फोड़ कर रख दिया। बाकी दुनिया में सब एटम बम के नाम से ही घबराते हैं। ईरान के पास अगर एटम बम आ गया है, अगर ईरान इस बार के युद्ध में सरवाइव कर गया और एटम बम को हासिल कर पाया, तो क्या कयामत आ जाएगी? क्या ईरान के पास अभी ही एटम बम है जो आखिर में फूट जाएगा? यह भी कई लोगों के मन में सवाल है। ऐसे में यह रिपोर्ट देखिए। सवाल है, अगर ईरान परमाणु संपन्न देश हो भी जाता तो इससे क्या हो जाता? वो भी तब जब पहले से दुनिया के 9 देशों रूस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूके, भारत, इजराइल, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के पास एटॉमिक पावर है। और अगर ईरान के पास ये ताकत आ जाती तो ईरान दुनिया का 10वां देश हो जाता। परमाणु बमों से जो खतरा अब तक दुनिया पर मंडरा रहा था, उसमें ईरान के हाथ में परमाणु बम आ जाने से क्या ये खतरा कम हो जाता? जवाब है नहीं, बल्कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया और जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर का खात्मा कर दिया, उसने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। क्योंकि ईरान इजराइल के इस युद्ध में दुनिया 2 धड़ों में बढ़ गई है। ग्राफिक्स के जरिए इस बटी हुई दुनिया को समझिए और विश्व युद्ध के खतरे को भांपिए। ईरान के साथ आज की तारीख में रूस, चीन और उत्तर कोरिया हैं, तो वहीं इजराइल के पक्ष में यूके, नॉर्वे, यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान जैसे देश हैं। दुनिया की जो महाशक्तियां हैं उसमें अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन इजराइल के साथ हैं, लेकिन रूस और चीन ईरान की तरफ। वर्तमान में जो 9 देश हैं उसमें से 2 देश रूस और अमेरिका के पास दुनिया की कुल परमाणु क्षमता का 90% से ज्यादा हिस्सा है। लेकिन चीन, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया लगातार अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तो ईरान पर हमले के बाद ही बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि फ्रांस अपने परमाणु हथियारों की संख्या को वर्तमान स्तर 300 से बढ़ाएगा।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि बदलते वैश्विक सुरक्षा हालात और यूरोप की रक्षा जरूरतों को देखते हुए यह कदम जरूरी है। फ्रांस यूरोपीय संघ की एकमात्र परमाणु शक्ति है और वो अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करके यूरोप के 8 देशों में न्यूक्लियर आर्म्ड एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करेगा ताकि यूरोप की सुरक्षा में वो बड़ी भूमिका निभा सके। इस फैसले की खास बात यह कि फ्रांस ने तकरीबन 28 साल बाद देश के परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाने का फैसला लिया है। अगर आज परमाणु हथियारों की ताकत के हिसाब से दुनिया की न्यूक्लियर पावर को देखें तो रूस के पास 5,459 परमाणु वॉरहेड्स हैं, अमेरिका के पास 5,177, चीन के पास 600, फ्रांस के पास 300, यूके के पास 225, भारत के पास तकरीबन 180, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 50 वॉरहेड्स हैं। ईरान को लेकर अमेरिका और रूस दो अलग अलग धड़ों में हैं, यानी परमाणु हमले को लेकर टकराव हुआ तो तबाही का सबसे बड़ा जखीरा अमेरिका और रूस के पास ही है। ईरान के पास परमाणु बम नहीं था, अगर हो जाता तो ईरान दुनिया का दूसरा इस्लामिक देश होता जिसके पास परमाणु बम होता। असल में दुनिया में 57 इस्लामिक देश हैं, लेकिन पाकिस्तान परमाणु हथियारों वाला अकेला इस्लामिक देश है। अपनी इस एटमी ताकत का पाकिस्तान ने बेजा फायदा भी उठाया है। पाकिस्तान दुनिया में इसी ताकत के दम पर खैरात भी मांगता रहा है। इस्लामी देशों का खलीफा बनने का ख्वाब भी पाकिस्तान ने इसी ताकत के दम पर देख रखा था। पाकिस्तान ने इन्हीं एटमी हथियारों के सहारे ही इस्लामिक नाटो बनाने की टिकड़म भी लगाई थी। पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नेटो जैसा समझौता हुआ था, जिसमें शर्त यह थी कि एक देश पर हमला दोनों देश पर हमला माना जाएगा। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस डिफेंस डील पर मुहर लगाई। समझौते के तहत अगर पाकिस्तान पर हमला होता तो सऊदी अरब साथ देता और सऊदी अरब पर हमला होता तो पाकिस्तान उसका साथ देता। यानी युद्ध या हमले के हालात में दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते। खास बात यह कि इस डील में पाकिस्तान के परमाणु हथियार भी शामिल थे, यानी पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर सऊदी अरब को परमाणु हथियारों से भी मदद करता। इस समझौते को स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का नाम दिया गया था। पाकिस्तान के बारे में तो चर्चा यहां तक आम है कि ईरान को परमाणु तकनीक भी पाकिस्तान ने ही चोरी छिपे दी थी। 1998 में जब पाकिस्तान ने अपने परमाणु परीक्षण किए तो ईरान ने शुरुआत में इसकी तारीफ की थी। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि एक्यू खान ने ईरान को चोरी छिपे सेंट्रीफ्यूज तकनीक दी। ईरान की 60% तक यूरेनियम संवर्धन की काबिलियत हासिल करने के पीछे पाकिस्तान की इस चोरी छिपे वाली मदद का बड़ा हाथ माना जाता है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले की बड़ी वजह ईरान की यही परमाणु ताकत बनी। जिस तरह से ईरान पर आरोप लगते रहे कि वो आतंक को इजराइल के खिलाफ पालपोस रहा है, जिसमें HHH यानी हूती, हिजबुल्लाह और हमास का नाम आता है, वैसे ही आरोप पाकिस्तान पर भी हैं। आतंक को पालने पोसने में पाकिस्तान भी पीछे नहीं। दुनिया में जब जब आतंकी हमले होते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ सामने आ ही जाता है। यही वजह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुलेआम कह भी चुके हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क के पास परमाणु बम होने का मतलब आतंकियों के हाथ में परमाणु हथियार होना है। ईरान और अमेरिका की जंग ने जियोपॉलिटिक्स की पिक्चर बदल कर रख दी है। मिडिल ईस्ट के सारे समीकरण धराशायी हो गए। इस जंग का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। अरब देशों तक में युद्ध की आग पहुंच चुकी है। इससे एक बात और क्लियर हो गई कि मुस्लिम वर्ल्ड को पूरी तरह से इस युद्ध ने बांट कर रख दिया। इजराइल से ये सब मुस्लिम देश इस बात पर लड़ते हैं कि यहूदी बनाम मुसलमानों की पुरानी लड़ाई, लेकिन अब तो लड़ाई मुसलमान के बीच चल रही है। शिया बनाम सुन्नी की लड़ाई का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है बॉस। मिडिल ईस्ट के इस नक्शे को देखिए। इसमें इजराइल है, बहरीन, इराक, फिलिस्तीन, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूएई और यमन है। और ये रहा ईरान जिस पर हमला हुआ है।
कुल 14 देश हैं, बाकी 2 देश तुर्की और लीबिया भी मिडिल ईस्ट का ही हिस्सा माने जाते हैं, यानी कुल 16 देश। और इन 16 देशों में से 15 देश मुस्लिम हैं, जबकि इजराइल इकलौता यहूदी देश है। इस युद्ध ने मुस्लिम ब्रदरहुड के पूरे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर जब तक जिंदा थे, वो इस्लाम के नाम पर मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब अरब देशों की यह लड़ाई खुलकर शिया और सुन्नी मुल्कों की लड़ाई बन गई है। मिडिल ईस्ट में ईरान चारों तरफ से घिरा हुआ है। इजराइल और अमेरिका ने जो कदम उठाया है, उसने इस बात की भी गुंजाइश खत्म कर दी कि ईरान के समर्थन में कोई मुस्लिम देश खड़ा हो जाए। उल्टे ईरान ने उन मुस्लिम देशों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए जो उसके खिलाफ और अमेरिका के साथ खड़े थे। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन सबसे ज्यादा सऊदी अरब पर बरस रही हैं। सऊदी के चमचमाते शहर आग की लपटों से घिरे हुए हैं। अबू धाबी और दुबई में कोहराम मचा हुआ है। यही हाल यूएई का है। ईरान अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के लिए सऊदी अरब को भी बड़ा जिम्मेदार मानता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को कई बार फोन किया था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर हमला करने का फैसला तब लिया जब मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे बार बार ईरान पर हमला करने के लिए लॉबिंग की। उधर इजराइल ने भी तेहरान में ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। पूरे तेहरान में धुएं का गुबार छाया हुआ है। आईआरजीसी के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तेहरान में लगातार बमबारी जारी है। ईरान में कट्टरपंथी मौलानाओं का राज न कभी अरब देशों को पसंद आया, न कभी इजराइल को। अमेरिका और इजराइल से तो ईरान की पुरानी दुश्मनी रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई तो इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान कहते थे और इजराइल का नाम दुनिया से मिटा देने की ख्वाहिशें जताते थे। लेकिन आज की डेट में खामेनेई का ही खात्मा हो गया। इजराइल ने खुद को इतना मजबूत कर लिया कि दुनिया का कोई मुस्लिम देश इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। उल्टे इजराइल ने मुस्लिम देशों में ईरान के वजूद को खतरे में लाकर खड़ा कर दिया। ईरान के पास तो यमन में हूती, फिलिस्तीन में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे हथियार हैं, लेकिन चारों तरफ से घिरे इजराइल को भी देखिए कि वो पलट के सबको धुआं धुआं करके रखे। ईरान पर हमले और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के खात्मे के साथ ही इजराइल ने अपने वजूद की लड़ाई को बड़ी मजबूती दे दी है। 1 करोड़ से भी कम आबादी वाला छोटा सा देश इजराइल ग्लोबल फायर इंडेक्स में 15वें नंबर पर है, जबकि ईरान 16वें नंबर पर आता है। इजराइल दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में से एक है। इजराइल का आयरन डोम उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। वहीं एरो 3 इजराइल का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। स्पाइक मिसाइल, ड्रोन, साइबर वारफेयर और एआई बेस्ड इंटेलिजेंस में इजराइल का कोई सानी नहीं। हालांकि ईरान ने भी खुद को अंदर ही अंदर गुपचुप तरीके से खूब मजबूत कर रखा था। फरवरी 2025 में ईरान ने अंडरग्राउंड टनल का वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने अपने हथियारों को जमा करके रखा हुआ था। तकरीबन जमीन से 1600 फीट नीचे ईरान ने एक मिसाइल सिटी बनाकर रखी है, जिसमें हर तरह की और हर रेंज की मिसाइलें हैं। यहां तक कि वो इस मिसाइल सिटी से मिसाइल लॉन्च भी कर सकता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास ऐसी 5 मिसाइल सिटी हैं और ये इतनी सुरक्षित हैं कि अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी इस मिसाइल सिटी तक नहीं पहुंच सकते। ईरान के मिसाइल जखीरे में शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं। शॉर्ट रेंज यानी 300 से 800 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों में फतेह 110, शाहिद 1, साहब 2, फतेह 313, कियाम 1 जैसी मिसाइलें शामिल हैं। वहीं मीडियम रेंज में शाहब 3, हुवेजेह, इमाद, सेजिल, खुर्रम शहर और गदर जैसी मिसाइलें शामिल हैं। लेकिन इजराइल ने अपना सुरक्षा कवच मजबूत किया हुआ है। हाईटेक 5th जनरेशन के फाइटर उसके अपने सैन्य बेड़े में शामिल हैं। छोटा देश होने के कारण इजराइल ने खुद के लिए गलती की गुंजाइश ना के बराबर रखी है। हमेशा तैयारी के साथ कुछ नया इजाद करके इजराइल ने अपने दुश्मनों को चौंकाया है। इजराइल की
एक और बड़ी ताकत है उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद। मोसाद को किलिंग मशीन या दुनिया की सबसे खतरनाक जासूसी एजेंसी कहा जाता है, क्योंकि ये इजराइल के खिलाफ खतरे को दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैक करके खत्म कर देती है। खामेनेई के खात्मे में मोसाद का बड़ा रोल रहा है। दरअसल इजराइल के बनने का इतिहास ही उसकी ताकत का सीक्रेट है। दुनिया के बीच रहकर इजराइल 24 घंटे वार मोड में रहता है। इजराइल के वजूद में आने के इतिहास को देखें तो दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के बाद मुस्लिमों और यहूदियों ने ब्रिटेन से आजाद हुए जमीन के बड़े टुकड़े को अपने देश के तौर पर बनाना शुरू किया। 1948 में यूएन की पहल पर बंटवारा हुआ, यहूदियों का नया देश इजराइल बना और जो गैर यहूदी थे वो फिलिस्तीन में आ गए। लेकिन कुछ मुस्लिम देशों को इजराइल का बनना पसंद नहीं था। शुरुआत में इजराइल के विरोधी फिलिस्तीन के साथ मिस्र, जॉर्डन, इराक और सीरिया ही थे, जिन्होंने इजराइल के बनते ही उस पर हमला किया। बाद में 1967 के 6 डे वॉर के दौरान इजराइल के खिलाफ हमले में यमन भी शामिल हो गया और वो भी इजराइल का दुश्मन हो गया। मुस्लिम देशों के इस हमले के पीछे तर्क ये दिया गया कि इजराइल मुस्लिमों पर अत्याचार करता था, उन्हें उनकी जमीन से भागने पर मजबूर करता था। एक दूसरा तर्क ये भी था कि मुस्लिम देश इजराइल को विदेशी शासन वाला मानते थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस दुश्मनी में तब ईरान नहीं था और ना ही लेबनान था और ना ही तुर्की थे, बल्कि ये देश इजराइल के एक तरह से दोस्त ही थे। 1979 में ईरान की क्रांति के बाद शाह रजा पहलवी का शासन खत्म हुआ। ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता अयतुल्लाह खामेनेई की वापसी हुई और जनमत संग्रह में ईरान इस्लामिक देश घोषित हो गया। खामेनेई ने इजराइल के अस्तित्व पर सवाल उठा दिए। नतीजा यह हुआ कि इजराइल से संबंध तोड़ लिए। खामेनेई ने ऐलान कर दिया था कि देश सिर्फ फिलिस्तीन है, इजराइल नहीं। तब खामेनेई ने कहा था कि इजराइल मुस्लिमों के लिए छोटा शैतान है और अमेरिका बड़ा शैतान। खामेनेई इजराइल का नाम इस दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहता था। यमन में हुती, फिलिस्तीन में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन खामेनेई के हथियार थे। इन्हीं के जरिए अयतुल्लाह खामेनेई ने इजराइल के लिए मुश्किलें खड़ी कर रखी थी। अब ऐसे में इजराइल को नक्शे से मिटा देने वाले ईरान के पास अगर परमाणु बम आ जाता तो इजराइल का वो क्या हश्र करता, इसकी कल्पना ने ही इजराइल को इस बड़े हमले के लिए मजबूर किया। हालांकि इजराइल के सामने अभी ईरान के परमाणु हथियार खतरा बनकर नहीं आए थे, लेकिन यह भी सच है कि ईरान इसके बेहद करीब था। किसी भी वक्त वो परमाणु हथियार की टेस्टिंग करके परमाणु संपन्न देश बन सकता था। मगर बीमारी से पहले इजराइल ने ईरान पर हमला करके उसके न सिर्फ परमाणु कार्यक्रम की दिशा में बढ़े कदमों को रोक दिया, बल्कि सुप्रीम लीडरशिप को ही खत्म करके सारे समीकरण अपने पक्ष में कर लिए। खामेनेई को खत्म करने की तैयारी में इजराइल और अमेरिका महीनों से लगे हुए थे। खामेनेई की हर मूवमेंट को इनकी खुफिया एजेंसी मोसाद और CIA ट्रैक कर रही थी। मौका पिछले शनिवार को मिला। एक अहम खुफिया जानकारी मिली। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई शनिवार की सुबह सेंट्रल तेहरान के कंपाउंड में मौजूद रहने वाले हैं और इसी के साथ इतिहास में दर्ज हो गई वो तारीख और वो तस्वीर जिसने ईरान के वजूद को जमींदोज कर दिया। इस युद्ध की सबसे मारक और मकसद वाली तस्वीर थी जब इजरायली जेट विमानों ने स्थानीय समय के मुताबिक शनिवार की सुबह करीब 9:40 पर इस कंपाउंड पर ताबड़तोड़ 30 बंकर ब्लास्टर बम गिराए। बमों के बारूद से हुए इसी धमाके ने ईरान के साथ साथ दुनिया का मुस्तकबिल बदल दिया। बारूद के इसी धमाके में ईरान का एक युग, एक सत्ता समा गई। सर्वोच्च लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई इन्हीं खंडरों में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। इस हमले में इजराइल और अमेरिका ने अकेले खामेनेई का खात्मा नहीं किया, बल्कि ईरान की टॉप सैन्य लीडरशिप को भी मौत की नींद सुला दिया। नसीर जादेह जो डिफेंस मिनिस्टर थे, मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसावी ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ, मोहम्मद पाकपुर IRGC कमांडर इन चीफ, अली शमखानी सीनियर सुरक्षा सलाहकार, सालाह अजदी मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ, मोहम्मद शिराजी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री ब्यूरो के प्रमुख और खामेनेई और सेना के बीच की मुख्य कड़ी इस भयानक हमले के शिकार हुए। अमेरिका और इजराइल के इस हमले से ईरान को उबरने में वक्त लगा।
क्योंकि अमेरिका और इजराइल ईरान का पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ईरान घुटनों के बल ना खड़ा हो जाए। ये बात ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी ने एलानिया तौर पर कह भी दी है। लेकिन फिलहाल ईरान ने हार नहीं मानी है। नेतृत्व परिवर्तन के साथ ईरान पूरा जोर लगाए हुए है। हालांकि अपने वजूद की चिंता ईरान को भी थी, खुद की सुरक्षा, अपने तेल भंडार की सुरक्षा और इजराइल और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका से सुरक्षा। इसीलिए ईरान को परमाणु बम चाहिए था। आज दुनिया का हर वो देश असुरक्षित है जिसके पास अपनी रक्षा करने के लिए परमाणु बम नहीं है। परमाणु बम का होना ही आज की दुनिया में सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी दिखाई दे रहा है। नतीजा यही है कि परमाणु हथियारों की होड़ अब बेतहासा बढ़ने वाली है। दुनिया का हर देश चाहेगा कि वो परमाणु संपन्न राष्ट्र बने, और जब जब कोई कमजोर देश इस होड़ में शामिल होने की सोचेगा, अमेरिका और इजराइल उस देश का वही हाल करेंगे जो उन्होंने ईरान का किया। लेकिन मिडिल ईस्ट का संकट उसकी ताकत में नहीं, तेल में है। मिडिल ईस्ट पर दुनिया के ताकतवर देशों की नजर इसीलिए भी है क्योंकि वहां अकूत तेल के भंडार हैं। इस लड़ाई में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत दुनिया के हर वो देश इजराइल के साथ खड़े हैं जिन्हें तेल चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। शुरुआत में कुछ लोग कह रहे थे कि ईरान अमेरिका का युद्ध ज्यादा दिन नहीं चलेगा, खामनेई को खत्म कर दिया, युद्ध भी कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया बॉस, उसने तबाही मचा दी। खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए ईरान आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है, और उसने दिखाया भी है कि अमेरिका के पास होंगे एक से बढ़कर एक एडवांस हथियार। जहां चाहे वहां कब्जा कर सकता है अमेरिका, लेकिन ईरान को कमतर आंकने की गलती करके उसने बड़ी भूल कर दी है। इसी बीच ट्रंप ने चौंकाने वाला दावा किया है कि कई देश ईरान के खिलाफ मोर्चे में उतरना चाहते हैं। वो देश हैं जहां मौजूद अमेरिकी बेस को ईरान ने टारगेट किया है। सऊदी और यूएई, जिस अमेरिकी छाया में खुद को महफूज समझते थे, वहां धड़ाधड़ मिसाइलें गिर रही हैं। जॉर्डन भी इसी जद में है। और सबसे बड़ी बात, ईरान सिर्फ अमेरिकी बेस को टारगेट नहीं कर रहा, इन देशों में बड़े संस्थानों को उसने टारगेट किया है, और यह ट्रंप तक मैसेज पहुंचाने के लिए काफी है। ईरान का आरोप है कि इन देशों ने अमेरिका को अपनी जमीन हमले के लिए दी है, तो उसका बदला लिया जा रहा है। अब पलटवार में अगर ये देश भी ईरान पर धावा बोल देंगे तो फिर जाहिर है कि स्थिति और विस्फोटक होगी। पहले टैरिफ और अब वॉर। ट्रंप ने अपने 13 महीने के कार्यकाल में इन्हीं दो फॉर्मूले पर काम किया है और दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया। ट्रंप की धमकी, ट्रंप के टैरिफ, ट्रंप के हथियार और ट्रंप का वार। शायद ही ऐसा कोई मुल्क होगा जहां ट्रंप की इन बातों की चर्चा नहीं। ईरान के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन के बाद इसने जोर पकड़ लिया है। I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. It will be certain death. Won't be pretty. I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. America is with you. I made a promise to you, and I fulfilled that promise. The rest will be up to you. ईरान के खिलाफ अमेरिका का उतरना तय था, मगर ट्रंप ने कुछ टारगेट सेट कर रखे थे। ट्रंप की कोशिश थी कि इस एक्शन के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ने से रोक देंगे, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सीमित कर देंगे और अयातुल्लाह खमेनेई को मारकर सत्ता परिवर्तन कर देंगे।
इनमें से खामेनेई को मारने का प्लान सफल हो गया, जबकि बाकी अधूरे हैं। सवाल है कि क्या ट्रंप इन लक्ष्यों को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान की उस मिसाइल सिटी तक नहीं पहुंच पाए जो उसने अंडरग्राउंड बना रखी है। दावा यह भी है कि ईरान के पास 3 लाख रॉकेट्स का जखीरा है। इनकी मदद से वो पूरे यूरोप में कई देशों को टारगेट कर सकता है। अपनी टॉप लीडरशिप के खात्मे के बाद ईरान बार बार यही प्रतिबद्धता दोहराता रहा है। ईरान वर्सेस इजराइल जंग इसलिए भी लंबी चलेगी क्योंकि जिस तरह खामेनेई को मारने की प्लानिंग बनाई गई, उसने ईरान में गुस्से की आग को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान की लीडरशिप को टारगेट किया और अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने का जिम्मा उठाया, और इसी के तहत शनिवार को फाइटर जेट से ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए गए। खुलासा तो यह भी हुआ है कि खामेनेई को मारना इजराइल के लिए इसलिए आसान हुआ क्योंकि उसने कई सालों पहले की तैयारी की हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के ज्यादातर ट्रैफिक कैमरे इजराइल की निगरानी में थे। कौन खामेनेई से मिलता है, कितने बजे मिलता है, किस रूट से आता जाता है, इन सब पर नजर रखी गई। खामेनेई के सुरक्षा घेरे में रहने वाले हर शख्स की गतिविधि को रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा मोबाइल नेटवर्क में भी इजराइल ने सेंध लगाई और फिर जो पैटर्न ऑफ लाइफ तैयार किया गया, उसी आधार पर खामेनेई का खात्मा किया जा सका। अब ईरान उसकी कैलकुलेशन करने के बजाय अपना फोकस रिटेलिएशन पर लगा रहा है। ईरान के पास मिसाइल बेशुमार हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, ये असेसमेंट है कि उसके पास न्यूक्लियर काबिलियत बन रही है। अभी तक कहाँ तक बनी है कोई असेस नहीं कर सकता है, मगर इस तरह की आर पार की लड़ाई जैसे शुरू हुई है, इसमें अमेरिका बहुत डिस्ट्रक्शन कर सकता है ईरान पर। मगर ईरान जवाबी हमलों में अगर किसी एक बड़े शिप को या किसी और मैरीटाइम प्लेटफॉर्म के ऊपर हमला करके उसको तबाह कर दे, तो उससे भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो है मामला वो छिड़ जाएगा। तो जरा नाजुक मामला है। बॉस, इस लड़ाई को खामेनेई वर्सेस ट्रंप या फिर खामेनेई वर्सेस नेतन्याहू तक सीमित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि खामेनेई का तो खात्मा हो चुका है। बावजूद इसके ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान की IRGC ना सिर्फ इजराइल और अमेरिका को जवाब दे रही है, बल्कि अमेरिकी सैनिकों को मार गिराने का संकल्प लेकर बैठी है। ईरान का कहना है कि अमेरिका के सैनिक जहां भी दिखेंगे वहीं मिसाइल गिरा देंगे, और ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिकी सैनिकों की शहादत का बदला वो ईरान पर बड़ा हमला करके लेंगे। ट्रंप का जिस तरह का मिजाज रहा है और जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बीते कुछ महीनों से अपनाई हुई है, उससे इतना तो क्लियर है कि मामला यहीं नहीं रुकेगा। अब आप देखिए कि किस तरह ट्रंप की की वजह से दुनिया में खतरे की घंटी बज रही है। रूस यूक्रेन युद्ध पहले से चल ही रहा है, वो तो सीधी जंग लड़ रहे हैं दोनों। भले ही अब ये ड्रोन या कुछ एक मिसाइलों पर आ गया हो, मगर 4 साल कंप्लीट होने के बाद भी अमेरिका यूक्रेन को हथियार देकर इसे बनाए रखने का काम कर रहा है। ईरान इजराइल के बीच पहले से अदावत थी, लेकिन अमेरिका की वजह से बड़े संघर्ष में यह तब्दील हो रहा है। ट्रंप ने डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। एक और मोर्चा है ताइवान और चीन का। यहां भी अमेरिका की दखल की वजह से युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया। ताइवान को अमेरिका का सपोर्ट हासिल है और चीन के लिए यह बर्दाश्त से बाहर है। गाजा में शांति के लिए ट्रंप गाजा बोट ऑफ पीस का ऐलान करते हैं, मगर ईरान में तबाही मचाते हैं। क्या इसे ट्रंप का दोहरा रवैया कहा जाए? जानकार बताते हैं कि ट्रंप अमेरिका की गिरती इकोनॉमी और बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में ताकत बचाने की एक सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। उनकी नजर ऐसे मुल्कों पर है जो खनिज संपदाओं से संपन्न हैं। ट्रंप तेल से जुड़े भंडारों को पाने के लिए वॉर छेड़ रहे हैं। रेयर मिनरल अर्थ पाने वाले देशों को धमकाना भी ट्रंप की इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। वरना सोचिए कि ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब
क्या यही था? ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है और किसी भी लेवल तक वो जा सकते हैं, यहां तक कि अमेरिकियों को भी दरकिनार करके। तो क्या युद्ध में जलते ईरान की तस्वीर से भी भयावह दौर दुनिया देखने वाली है? क्योंकि ईरान में 4.3 की तीव्रता का भूकंप आया तो इसे शक से भी देखा गया। कहीं परमाणु परीक्षण तो नहीं? वहीं फ्रांस ने ऐलान कर दिया कि वो अपने परमाणु बमों की संख्या को बढ़ाएगा। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भी अमेरिका की कार्रवाई को सपोर्ट किया है और ये तीनों ही देश परमाणु बमों की ताकत से लैस हैं। इसलिए यही चिंता जताई जा रही है कि कहीं मिसाइल और ड्रोन वाली जंग ट्रंप की नीतियों की वजह से परमाणु खतरे को पैदा न कर दे। वैसे इसके चांस बहुत कम हैं, लेकिन ट्रंप जिस तरह पूरी दुनिया में उथल पुथल मचाए हुए हैं, वो कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। वैसे अमेरिका के बारे में विख्यात है कि उसने जापान से लेकर लीबिया और लैटिन अमेरिकी देशों में सत्ता और सरकारों में दखल दिया और उन्हें हिलाकर रख दिया। मगर ट्रंप डिप्लोमेसी के बजाय दबंगई को तवज्जो देते हैं। वो दुनिया को ऐसे मोड़ पर ले जा रहे हैं जहां असुरक्षा बढ़ गई है और इसी वजह से हथियारों की होड़ मच गई है। सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने 2020 से 2024 के बीच लगभग 2000 करोड़ के हथियार खरीदे। सऊदी अरब ने भी 1900 करोड़ रुपए की रक्षा डील्स की। जापान ने करीब 1100 करोड़ के हथियार आयात किए। मिस्र भी 900 से 950 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट्स मंगा चुका है। इनमें अमेरिका बहुत बड़ा निर्यातक बना है। खाड़ी देशों में तो 33% हथियार अमेरिका ही प्रोवाइड कराता है। अब सवाल यह है कि ट्रंप युद्ध, टैरिफ और धमकी वाले फॉर्मूलों के जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या सिर्फ अमेरिका की बादशाहत दुनिया भर में बनाए रखना ही उनका मकसद है या कुछ और? आपने शायद गौर नहीं किया होगा, लेकिन यह धारणा बहुत तेजी से सामने आई है कि ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान होने के बाद कुछ ज्यादा ही उथल पुथल मचाई हुई। अक्टूबर में ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला और फिर उसके बाद अमेरिका ने कई देशों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। उनके दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी सेना ने 7 देशों पर बमबारी की और इसमें से कई ऑपरेशन आतंकी संगठन को खत्म करने के नाम पर चलाया गया, तो कहीं तेल या खनिज संपदा पर अपना अधिकार जमाने के मकसद से। इनमें हालिया अगर आप आक्रमण देखेंगे या जो मसला है वो ईरान का है। इससे पहले वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। नाइजीरिया में आईएसआईएस के आतंकियों को मार गिराने के लिए अमेरिका ने 25 दिसंबर को ऑपरेशन अंजाम दिया था। 19 दिसंबर 2025 को सीरिया में इस्लामिक स्टेट के 70 ठिकानों पर ऑपरेशन हॉक आई चलाया था। अमेरिका ने यमन में 1000 से ज्यादा हूती ठिकानों पर हमला किया। 13 मार्च 2025 को इराक के अल अनबार में अमेरिका ने स्ट्राइक की थी और बीते साल 1 फरवरी को सोमालिया में रिकॉर्ड 111 हमले किए थे। ये वो देश हैं जिसमें अमेरिका की सेना का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा है। मैंने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र भी नहीं किया। ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आने से पहले दावा कर रहे थे कि मैं तो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दूंगा, पुतिन उनकी बात मान जाएंगे। हुआ क्या? ये दुनिया देख रही है। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा रवैया भी सामने आया जिसने दुनिया भर में बहस छेड़ दी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आखिर हो क्या गया है? जानबूझ के पंगे ले रहे हैं क्या, या फिर ये उनकी आदत ही ऐसी हो गई? हालांकि ये सब नोबेल न मिलने की खुन्नस कहा जाए या कयासबाजी, इसे लेकर लंबी बहस छिड़ सकती है। मैं आपको एग्जाम्पल गिनाता हूं, फिर आप समझ जाएंगे कि ट्रंप किस तरह शांति के उलट नई लकीर खींच रहे हैं। फरवरी 2025 में ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से उलझ गए थे। पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें लाइव देखी थी। मई महीने में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस गए तो ट्रंप वहां उनसे उलझ गए। अफ्रीका में गोरे किसानों के नरसंहार का आरोप लगाते हुए ट्रंप ने बवाल मचाया। पिछले साल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जब अमेरिकी दौरे पर थे तो ट्रंप ने उन्हें चैलेंज कर दिया, पूछ लिया कि क्या ब्रिटेन अकेले रूस का मुकाबला कर पाएगा। और जब ईरान के खिलाफ इजरायल के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया तो ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर का फिर से भड़क गए। ट्रंप कह रहे हैं कि ब्रिटेन ने हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया द्वीप का ईरान के विरुद्ध इस्तेमाल करने की इजाजत 48 घंटे बाद दी। और फिर पाकिस्तान को लेकर भी ट्रंप वक्त वक्त पर अपना स्टैंड बदलते रहे।
जिस पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया, उसी पाकिस्तान को ट्रंप ने उसके भरोसे पर छोड़ दिया। ट्रंप की शह पर शहबाज और मुनीर का उछलना उस वक्त बंद हो गया जब अफगानिस्तानियों ने डूरन लाइन पर बुरी तरह उन्हें मारा। ट्रंप के वादे पर एतबार करने वाला पाकिस्तान अब तीन तरफ से मुसीबतों में घिर गया है। हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं। अफगानिस्तानी लड़ाकों ने पाकिस्तान को पानी पिला दिया है। अब ईरान ने भी पाकिस्तान से बदला लेने की कसम खाई है। पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने किया, ऐसा ईरान की IRGC के कमांडर ने दावा किया है। खामेनेई की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का यह भी कहना है कि पाकिस्तान को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अब इस सजा के तौर पर क्या ईरान पाकिस्तान में मौजूद US बेस पर भी अटैक कर देगा? इसे लेकर संभावनाएं जताई जाने लगी हैं। हालांकि जरदारी अपना डर हिंदुस्तान को लेकर जता रहे हैं। खामेनेई के मौत के बाद पाकिस्तान में जिस तरह अमेरिका को लेकर प्रदर्शन हुए और जवाब में अमेरिका ने वीजा बंद कर दिए, उससे मुनीर की टेंशन बढ़ना लाज़मी है। खबर है कि आसिम मुनीर इस बार अफगानिस्तान से फाइनल लड़ाई की रणनीति बना रहा है। पाकिस्तान का इरादा अफगानिस्तान से छिटपुट वॉर के बजाय तगड़ा एयर स्ट्राइक करने का है। मगर क्या अफगानी लड़ाके पाकिस्तान पर पलटवार नहीं करेंगे? हालिया झड़पों को देखकर यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ने लीड हासिल कर ली और मुनीर ट्रंप की तरफ आस लगाए बैठा है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका उसके हाल पर छोड़ सकता है। कुछ इसी तरह की आशंका ज़ेलेंस्की ने जताई है। ज़ेलेंस्की को लगता है कि अमेरिका उसे धोखा दे सकता है, इसलिए यूक्रेन में फ्यूचर के हिसाब से अलग तैयारी की जा रही है। हालांकि ज़ेलेंस्की ट्रंप के आसरे के अलावा किसी और को अपनी उम्मीद भी नहीं मानते। अब आप देखिए कि अमेरिका ने दुनिया में किस तरह गदर मचाया। पहले नेटो ने दो फाड़ करा दिया, फिर पेरिस एग्रीमेंट में से खुद को अलग किया, UNHRC से हट गए, 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर होने का ऐलान किया और यह सब ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता में आने के बाद किया। ट्रंप को लगता है कि जो उनकी नहीं सुनेगा वहां वो होगा ही नहीं। जबरन मनमानी थोपना और शर्तें नहीं मानने पर उसे धौंस दिखाना ट्रंप की यही फितरत बन गई। एक और रिपोर्ट देखिए इसी पर। रूस और चीन दुनिया के दो ताकतवर मुल्क, दोनों ही अमेरिका के विरुद्ध। दोनों की नीतियों की वजह से इन दोनों देशों ने ईरान पर हमले को गलत ठहराया है। इजराइल और अमेरिका को कार्रवाई के बदले कूटनीति का रास्ता अपनाने को कहा है। मगर क्या ट्रंप चीन की सुनेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मौजूदा दौर में अमेरिका चीन को अपने लिए बड़ा खतरा मानता है, फिर चाहे हथियारों की रेस हो या फिर अर्थव्यवस्था के लिहाज से टक्कर। अमेरिका की कई नीतियां चीन को पीछे छोड़ने के लिए बनाई जाती हैं और यही रणनीति उसने ईरान पर अटैक करके अपनाई। दरअसल ईरान को चीन अपने लिए यूरोप का द्वार मानता है। इसके जरिए चीन की खाड़ी देशों में पकड़ पहले से मजबूत हो जाएगी। ट्रंप के लगाए गए टैरिफ के बाद आयरलैंड, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और फिनलैंड के नेताओं ने हाल ही में चीन के दौरे किए, जिससे अटकलें लगाई जाने लगीं कि एक नया समीकरण बन रहा है। और फिर ट्रंप ने वो कदम उठाया जिसका प्रेडिक्शन तो किया ही जा रहा था, मगर ये इतना बड़ा होगा ये अंदाजा नहीं था। शायद ये युद्ध अभी थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन ये इतना जल्दी खत्म होने वाला युद्ध नहीं है। ये रुक रुक के चलने वाला है और इस तरह से जो पूरा मिडिल ईस्ट है इसने पूरा का पूरा जो तेल है इसके ऊपर अपना कंट्रोल जमा लिया है।
ट्रंप के बारे में यह भी दावा किया जा रहा है कि जिस छवि के साथ वो बीते 13 महीनों में सामने आए हैं, उसकी एक बड़ी वजह अमेरिकियों का वो रुख है जिनकी उम्मीदों को झटका लगा है। फरवरी में हुए एक सर्वे के मुताबिक करीब 58% अमेरिकी ट्रंप के कामकाज से असंतुष्ट हैं। उनकी लोकप्रियता घटकर 39% पर आ चुकी है। आने वाले मध्यावधि चुनाव को लेकर ट्रंप के मन में कंफ्यूजन बढ़ा हुआ है। वो पब्लिक सर्वे के आंकड़े देखकर थोड़ा बहुत परेशान तो हुए हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद उनका नेगोशिएट कराने का यह अंदाज उनके समर्थन में माहौल बना दे। इसलिए खबर यह भी है कि अगर ईरान ट्रंप के साथ बातचीत की टेबल पर आने को तैयार हुआ तो ट्रंप एक बड़ी डील कर सकते हैं। बढ़ता हुए दायरे का तो अंदेशा ये कि शायद महायुद्ध में ना बदल जाए, और बदलाव का इफेक्ट ये कि अब चूंकि खोमेनी को मारा जा चुका है, वहां पे सत्ता परिवर्तन होता है, और अगर वहां एक डेमोक्रेटिक सरकार आ जाती है, यानी कि वहां इस्लामिक शासन खत्म हो जाता है, तो बहुत मुमकिन है पहलवी में पहले की तरह, जैसे पहलवी के समय में अमेरिका ने ईरान को खुद होके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी, शायद अब भी वो दोबारा दे। एक फैक्ट ये भी है कि ट्रंप के ज्यादातर फैसले बराक ओबामा से चिढ़ का नतीजा होते हैं। ट्रंप खुद को ओबामा से बेहतर अमेरिकी राष्ट्रपति मानते हैं और वो हर मुकाम हासिल करना चाहते हैं जो ओबामा ने पाया। ऐसे में क्या ट्रंप की आत्ममुग्धता वाली यही अप्रोच उनके लिए घातक साबित होगी? इसे लेकर अलग अलग तरह से विश्लेषण किया जा रहा है। हालांकि मायने यही सामने आ रहे हैं कि ट्रंप के उठाए गए कदम दुनिया के कई मोर्चों पर युद्ध का कारण बन सकते हैं, जिसमें फिलहाल ईरान झुलस रहा है। अगली बारी किसी और मुल्क की भी हो सकती है।